नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के जो टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर इसको पढ़ेंगे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के या बनाने के नियम। तो ये क्या है ये देख लेते हैं हम। आप ये हेडिंग नोट कर लीजिए। और जब तक आपके रूल्स नहीं पता तब तक आप इमेज नहीं बना सकते। तो इसलिए बड़े ध्यान के साथ इनको देखना है, समझना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर ये नियम आपको आ गए तो आप आसानी से इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। और इसे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कॉनकेव मिरर से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से 2 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर साल एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। फर्स्ट रूल क्या है? If a ray parallel to principal axis, after reflection it will pass through principal focus. In case of concave mirror or appear to pass from convex mirror. And appears to pass from principal focus in case of convex mirror. If a ray parallel to principal axis, after reflection it will pass through principal focus in case of concave mirror or appears to pass from principal focus in case of convex mirror. अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है तो वो रिफ्लेक्शन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से पास करेगी या मुख्य फोकस से पास करेगी अवतल दर्पण के केस में, और उत्तल दर्पण के केस में वो हमको प्रिंसिपल फोकस से पास गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये देख लेते हैं कैसे, ये नोट कर लें।
ये हमारा कॉनकेव मिरर है, मान लें ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लें कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस से। कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस से। ये कॉनकेव मिरर के केस में है। और कॉन्वेक्स के में आप देख सकते हैं ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव जो मिरर होता है इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहते हैं। क्योंकि रेज को डाइवर्ज करता है इसलिए इसको डाइवर्ज मिरर कहते हैं। मान लें ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से कोई रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल डाइवर्ज। और हम क्या मानते हैं कि ये इसको एक्सटेंड करते हैं, ये कहाँ से पास कर रही होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, तो ये आप डायग्राम नोट कर सकते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? ए रे passing through principal focus after reflection a ray passing through principal focus in case of concave mirror or a ray directed towards the principal focus in case of convex mirror after reflection it will emerge parallel to principal axis. A ray passing through principal focus in case of concave mirror or a ray directed towards the principal focus in case of convex mirror. After reflection it will emerge parallel to principal axis. अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है या फिर प्रिंसिपल फोकस की ओर जाती हुई हमको दिख रही है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो देख सकते हैं कैसे ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, मान लें कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी या बेंड करेगी। कॉन्वेक्स के केस में देख लेते हैं। इस केस में क्या होगा, ये इसका प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो ये आप नोट कर लें। रूल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको रूल्स आ गए तो इमेज बनाना बहुत ही आसान है। थर्ड, a ray passing from center of curvature in case of concave mirror or a ray directed towards the center of curvature in case of convex mirror after reflection it will retraces its path. A ray passing from center of curvature in case of concave mirror or a ray directed towards the center of curvature in case of convex mirror after reflection it will retraces its path. कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र की तरफ जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात वो अपना पाथ या अपना जो पथ है, रास्ता है, उस पे ही वापस चली जाएगी। तो ये हमारा थर्ड लॉ है। तो इसको हम देख सकते हैं। मान लें कि ये रे ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्शन के पश्चात ये वापस इट विल रिट्रेस इट्स ऑन पाथ। कॉन्वेक्स के केस में देख लेते हैं। ये नोट कर लें और
इनको बार बार प्रैक्टिस करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करके देखना है ताकि आप अच्छे से ड्रॉ कर सको। अगर रूल्स आ गए तो इमेज बनाना बहुत आसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ। Fourth, if a ray incident obliquely at pole of convex or concave mirror, after reflection it will bend obliquely. अगर कोई रे पोल पर ऑब्लिकली पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्शन के पश्चात तिरछी ही मुड़ जाती है। देखते हैं। ये नोट कर लें, ये 4 रूल्स हैं हमारे और ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इमेज formation by concave mirror. Image formation by concave mirror. अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। मैं इसके एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना, अगर वो आपको याद रहेगी, क्योंकि यही सब पूछा जाता है इस टेबल के अकॉर्डिंग। और आपसे इमेज फॉर्मेशन पूछेगा, ये 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है यहाँ से, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से करें। Position of the object, position of the image, nature of the image. देखते हैं
position of the object if object at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है वस्तु हमारी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? एट प्रिंसिपल फोकस। कहाँ पे बनेगी? प्रिंसिपल फोकस पर। नेचर कैसा होगा? इससे पहले हम ये लिख लेते हैं, साइज ऑफ द इमेज। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द इमेज। अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन कहाँ पे बनेगी इमेज की? अगर हमारी वस्तु ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो पोजीशन कहाँ होगी? इमेज कहाँ पे बनेगी? प्रिंसिपल फोकस पर। साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज, मीन्स बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड केस अगर हम पढ़ें, इफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे है तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। साइज क्या होगा? स्मॉल, डिमिनिश्ड कह सकते हैं आप, डिमिनिश्ड, स्मॉल, छोटा। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, if object at center of curvature, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो पोजीशन क्या होगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या होगा? सेम साइज। और नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, अभी सी पे पढ़ा था हमने, तो हमको पता है कि ये हमारा सी एफ और ये सी। सी, इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी? पोजीशन ऑफ द इमेज अगर यहाँ पे है तो पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड सी, सी से परे। साइज कैसा होगा? एनलार्ज। साइज कैसा होगा? एनलार्ज, बड़ा। और रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, इफ ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पर अगर है प्रिंसिपल फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट है
तो इमेज कहाँ पे बनेगी? एट इन्फिनिटी। साइज कैसा होगा? हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा, और नेचर रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, अगर पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो हमारी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसा होगा? एनलार्ज। और नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। तो ये नोट कर लें। अब इसको अच्छे से याद कर लेना कि आपको आसानी रहेगी पोजीशन ऑफ द इमेज बताने की, साइज ऑफ द इमेज बताने का, और नेचर ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर हो तो कॉनकेव मिरर द्वारा किस टाइप से इमेज बनती है? मान लीजिए हमारा कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लें कि यहाँ से रेज आ रही हैं और ये इंसिडेंट करती हैं कॉनकेव मिरर पे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल है ना, हमने अभी पढ़ा था, इफ रे कमिंग पैरेलल फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस से। ऐसे मान लेते हैं इधर से कोई दूसरी रे आ रही है तो ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये भी कहाँ से पास कर जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। तो हमको क्या बताना है? फर्स्ट अभी दिखा था हमने पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, सेकंड पोजीशन ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार, थर्ड नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो पोजीशन क्या होगी इमेज की? कहाँ पे बन रही है? एट प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस पे बन रही है। साइज क्या है? जहाँ भी है। अब साइज को हम कैसे बताते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन के बाद टू रेज मीट करती हैं वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वो हमारा साइज ऑफ द इमेज होती है। तो दो मिल भी कहाँ पे रही है? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही। और प्रिंसिपल एक्सिस से फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट साइज। तो हम इसको क्या लिख देंगे? पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। नेचर कैसे हो जाएगी? रियल एंड इनवर्टेड।
वास्तविक और उल्टा। इसको नोट कर लें। If object beyond C center of curvature, अगर वस्तु C से परे हो, अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे हो तो कैसे इमेज बनेगी? यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम इस टाइप से दिखाते हैं, जो ऊपर की तरफ एरो ये इसके हेड को रिप्रेजेंट करता है और नीचे इसके टेल को। ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाएंगे? इस तरह से, हेड जो एरो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए ऑब्जेक्ट का ऑलवेज। तो अभी हमने रूल पढ़ा था, मान लेते हैं कि एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस से। दूसरा मान लेते हैं कि प्रिंसिपल फोकस से आती है, प्रिंसिपल फोकस से आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये गई। तो अब आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेज इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। तो देखो ये हाइट किसकी है? ऑब्जेक्ट की। और ये हाइट किसकी है? इमेज की। तो छोटी बन रही है ना, इससे स्मॉल साइज बन रही है। तो हम क्या लिख देंगे? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी? बिटवीन C एंड F, यही लिखवाया था। साइज ऑफ द इमेज कैसा हो जाएगा? स्मॉल साइज या डिमिनिश्ड आप लिख सकते हो। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, इसका जो एरो है वो ऊपर की तरफ है और इमेज का जो एरो है वो नीचे की तरफ है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देना है आपको, ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज को क्लियर करने में आसानी हो। नेक्स्ट, if object at center of curvature C, अगर वस्तु C पर हो, तो C पर हो तो क्या बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे FC। यहाँ पे वस्तु रखी हुई है ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल आएगी, कहाँ से पास कर जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल फोकस से। एक प्रिंसिपल फोकस से आई और कहाँ से चली गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखें ये हमारा हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज दोनों ही सेम है। तो क्या लिख सकते हैं? पोजीशन क्या हो जाएगी? एट सी। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? सेम साइज। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, if object between center of curvature and principal focus, अगर वस्तु C और F के
बीच हो, सी और एफ के बीच हो। एफ सी यहाँ पे रखी हुई है वस्तु, ये ऑब्जेक्ट, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस से। एक में मान लेता हूँ प्रिंसिपल फोकस से आ रही है और कहाँ से पास कर जाएगी? कहाँ से पास करेगी? कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? इमेज बनी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? एनलार्ज। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, अगर वस्तु प्रिंसिपल फोकस पर हो, एफ पर हो, तो देखेंगे मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु है एफ पर हमारी, एक रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और कहाँ से पास करेगी? कहाँ से पास करेगी? फोकस से। एक मान लेते हैं ऑब्लिकली आई और ये कैसे चली जाएगी? इस तरह से। तो ये काफी दूर जाके मिलेंगी, तो पोजीशन क्या हो जाएगी इमेज की? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और साइज क्या हो जाएगा? हाईली एनलार्ज। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये नोट डाउन कर लें। आप कोई भी दो रूल उठा लो, 2 या 3, और उनसे अपना इमेज ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं है यही वाली बनाओ, दूसरी तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, अगर वस्तु पोल और मुख्य फोकस के बीच हो, ये F, ये C, ये P, अगर वस्तु यहाँ पे है तो एक रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसा हम मान सकते हैं। ये फिर कटेगा ऑब्जेक्ट, तो इसलिए मान लेते हैं कि ऑब्लिकली आई और ऐसे चली गई। एक मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और इसने अपना पाथ रिट्रेस किया और ऐसे चली गई। अब इनका आप देख रहे हैं कि जो मुंह है वो खुल गया है, वो कहीं मिलेंगी नहीं, इस तरह से जा रही हैं। तो हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं।
और देखते हैं कि ये इस पॉइंट पे मिलती हैं, तो ये हमारा इमेज बन गई। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, साइज एंड लार्ज, बड़ा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो एनलार्ज हो गया। और अभी रियल में तो मिल नहीं रही, तो ये क्या हो जाएगी, वर्चुअल, नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल, और जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, इसलिए इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के उपयोग, कहाँ इनको प्रयोग किया जाता है, फॉर they uses in torch, searchlight and headlight of vehicle to get a powerful they uses in torches, searchlight and headlight of vehicle to get a powerful beam of light। इनका प्रयोग टॉर्च में, सर्चलाइट में और वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, एक शक्तिशाली लाइट का जो बीम है, रेज है, वो प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, they use it as saving mirror to get large image of face। They use it as saving mirror to get a large image of face। इनका प्रयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, चेहरे का जो प्रतिबिंब है वो इसमें बड़ा दिखता है, इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट, they use by dentist, they used by dentist to get large image of teeth। डेंटिस्ट के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है ताकि जो दांत है उनका बड़ा आकार दिखाई दे सके। नेक्स्ट, दे यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस जो होती है, सोलर भट्टी होती है, उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।